फतेहपुर सीकरी का शांति संकल्प। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी भव्यता के चरम पर थी। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए पूरे जहान में प्रसिद्ध थे। उनके नवरत्नों में सबसे चमकीला रत्न था बीरबल, जिसकी हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। अकबर का मन इन दिनों युद्ध और संघर्ष से थक चुका था। वह राज्य में केवल शांति और सद्भाव चाहते थे। एक दिन दरबार में एक नया और अत्यंत गंभीर पंडित, जिसका नाम आचार्य शांतमूर्ति था, आया। आचार्य शांतमूर्ति ने अकबर को समझाया कि शांति तभी संभव है जब शासक भी स्वयं संकल्प और नियम का पालन करे। आचार्य ने कहा, जहांपनाह, सच्चे शांतिप्रिय राजा को एक कठोर शपथ लेनी चाहिए। यह शपथ न केवल आपको बल्कि आपके राज्य को भी एक नई दिशा देगी। अकबर, जो हमेशा नए विचारों के लिए खुले रहते थे, ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शपथ आचार्य? आचार्य शांतमूर्ति ने अपनी गंभीर मुद्रा में घोषणा की, शाही शपथ आज से जहांपनाह, आप यह शपथ लेते हैं कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध में आकर या बिना किसी अकाट्य सबूत के किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं देंगे। यदि यह शपथ टूटी तो इसका सीधा असर राज्य की समृद्धि और आपके शासन की शांति पर पड़ेगा। अकबर ने तुरंत अपनी तलवार पर हाथ रखकर पूर्ण गंभीरता से यह शपथ ली, मैं अकबर अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं बिना पर्याप्त सबूत और शांतिपूर्ण विचार के किसी को भी मृत्युदंड नहीं दूंगा। यदि मेरी यह शपथ टूटी तो मेरा राज्य 7 दिनों के भीतर सबसे बड़ी विपत्ति का सामना करेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अभूतपूर्व और खतरनाक शपथ थी। वजीर का अहंकार और ईर्ष्या। दरबार में बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी इस शपथ से थोड़े चिंतित थे, लेकिन मुख्य वजीर कासिम अली, जिसे बीरबल से ईर्ष्या थी, इस शपथ को बीरबल को फंसाने का मौका समझने लगा। वजीर कासिम अली एक घमंडी और धूर्त व्यक्ति था। वह जानता था कि अकबर स्वभाव से थोड़े क्रोधी है, और यदि वह अकबर को किसी बड़ी बात पर क्रोधित करने में सफल हो गया और अकबर ने गलती से भी किसी को मृत्युदंड दे दिया तो वह बीरबल को दोषी ठहरा सकता है। वजीर ने मन ही मन सोचा, यह शपथ अकबर के लिए एक कमजोरी है। मैं इस शपथ का उपयोग करके बीरबल को हमेशा के लिए दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। वजीर ने बीरबल से व्यंग्य किया, बीरबल, अब तुम्हारी चतुरता का क्या होगा? महाराज अब हर मामले में अकाट्य सबूत मांगेंगे। तुम्हारे अंदाजे और पहेलियों का समय अब समाप्त हुआ। बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वजीर साहब, शपथ ज्ञान की रक्षा करती है, उसे नष्ट नहीं करती। जहां सबूत कम पड़ते हैं वहां बुद्धिमानी का प्रकाश काम आता है। मैं तो खुश हूं कि महाराज ने यह शपथ ली है, क्योंकि अब अन्याय करना और भी मुश्किल होगा। पहली घटना, शाही अंगूरों का रहस्य। शपथ लेने के 2 दिन बाद वजीर कासिम अली ने अपनी पहली चाल चली। अकबर को जामुनी अंगूर बहुत पसंद थे। उनके लिए विशेष रूप से दक्कन से सर्वोत्तम अंगूर मंगवाए जाते थे, जिन्हें एक विशेष तिजोरी में रखा जाता था। एक सुबह अकबर ने अपने निजी सेवक को तिजोरी से जामुनी अंगूर लाने को कहा। सेवक जब वापस आया तो तिजोरी खाली थी। अंगूर चोरी हो गए थे। यह कोई बड़ी चोरी नहीं थी, पर यह अकबर के निजी जीवन से जुड़ी थी, जिससे उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। अकबर क्रोधित हुए, किसने किया यह दुस्साहस? अंगूर कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह मेरे निजी उपभोग के लिए थे। वजीर कासिम अली तुरंत आगे बढ़ा, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं, यह शाही सम्मान पर सीधा हमला है। यह चोर आपके सबसे करीब है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तिजोरी की चाबी और आपके कमरे के नियमों का पता था। वजीर ने 3 संदिग्धों को दरबार में पेश किया। एक सेवक सलीम जो तिजोरी की चाबी संभालता था, 2 माली जमाल जो अंगूरों की देखभाल करता था, 3 रसूल एक सिपाही जिसकी ड्यूटी उस रात तिजोरी के पास थी। अकबर का क्रोध उबल रहा था। उन्होंने कहा, यदि चोर नहीं मिला तो मैं तीनों को मृत्युदंड दूंगा। बीरबल ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, शाही शपथ याद रखें, आपको अकाट्य सबूत चाहिए। आपका क्रोध आपको शपथ तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। अकबर रुक गए। उनकी आंखें लाल थीं, पर शपथ ने उन्हें रोक दिया। बीरबल का सफेद धागा परीक्षण। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दे, मैं सबूत सामने लाऊंगा।
बीरबल ने तीनों संदिग्धों से पूछा, क्या आप सभी यह स्वीकार करते हैं कि आप निर्दोष है और अंगूर नहीं चुराए? तीनों ने हाँ कहा। बीरबल ने तब तीनों से एक अजीब काम करने को कहा। आप तीनों को आज रात अपने सोने के बिस्तर के नीचे एक एक सफेद रेशमी धागा रखना होगा। कल सुबह मैं उस धागे की जांच करूंगा। अगले दिन बीरबल ने तीनों धागों को दरबार में पेश किया। सेवक सलीम का धागा बिल्कुल साफ था। माली जमाल का धागा मिट्टी और पत्तों के टुकड़ों से सना हुआ था। सिपाही रसूल का धागा साफ था, पर उस पर अंगूर के रस के कुछ हल्के बैंगनी निशान थे। बीरबल ने रसूल की ओर देखा और कहा, चोर यह सिपाही रसूल है। वजीर कासिम अली ने तुरंत विरोध किया, यह क्या मजाक है बीरबल, बैंगनी निशान से कोई चोर कैसे हो सकता है? यह अकाटे सबूत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अकाटे नहीं पर तर्कसंगत सबूत है। जहांपनाह, सिपाही रसूल रात भर तिजोरी के पास था। जब वह चोरी कर रहा था तो अंगूर का रस उसके हाथ पर लगा होगा। उसने बिस्तर पर सोने से पहले अपने हाथ धोए, पर रस का हल्का निशान धागे पर लग गया। यदि वह निर्दोष होता तो वह धागे को बिल्कुल नहीं छूता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, रसूल का धागा सबसे छोटा था। अकबर ने ध्यान से देखा। रसूल का धागा वास्तव में बाकी दोनों से थोड़ा छोटा था। बीरबल ने समझाया, रसूल चोर है, पर वह जानता था कि मैं कोई चाल चलूंगा। चोरी के डर से उसने रात में ठीक से नींद नहीं ली होगी, जिससे वह अपने बिस्तर पर बहुत अस्थिर रहा होगा। उसने बार बार करवटें बदली होंगी, जिससे धागा बार बार टूटा होगा, और इसलिए उसका धागा सबसे छोटा बचा। उसने अंगूर खाने की चोरी तो की, पर नींद चुराने की ही। रसूल ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने अंगूर चुरा लिए थे। अकबर ने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए रसूल को कठोर कारावास की सजा दी, मृत्युदंड नहीं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, बीरबल, तुमने मेरी शपथ को टूटने से बचा लिया। तुम्हारा दिमाग सचमुच लाजवाब है। वजीर कासिम अली की चाल विफल हो गई। दूसरी घटना, टूटी शपथ का क्षण। वजीर कासिम अली हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अकबर को भावनात्मक रूप से इतना उकसाएगा कि शपथ टूट जाए। अगले सप्ताह अकबर के सबसे प्रिय पालतू बाज फैल्कॉन, जिसका नाम जंग-ए-आजाद था, को किसी ने मार दिया। यह बाज अकबर के लिए उनके पुत्र जैसा था, जिसे उन्होंने वर्षों तक पाला था। यह खबर सुनकर अकबर का दिल टूट गया और वह बेकाबू हो गए। वजीर कासिम अली, जिसने यह चाल चली थी, ने जानबूझकर अकबर के निजी सेवक को दोषी ठहराया। उसने यह अफवाह फैलाई कि सेवक ने बाज को जहर दिया, क्योंकि बाज ने उसके छोटे भाई की मुर्गी को मार दिया था। सेवक को दरबार में पेश किया गया। वजीर ने बिना किसी सबूत के केवल भावनात्मक तर्क दिए, जहांपनाह, यह सेवक इतना नीच है कि इसने अपने भाई की मुर्गी का बदला लेने के लिए आपके बाज को मार डाला। इसके चेहरे पर देखिए, यह अपराध बोध से भरा है। सेवक रोता रहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। अकबर दुख और क्रोध से भरे हुए थे। उनके प्रिय बाज का मरना उनके लिए असहनीय था। अकबर ने जोर से कहा, अब और नहीं। इस व्यक्ति ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं इसे अभी मृत्युदंड देता हूं। जैसे ही अकबर ने मृत्युदंड शब्द कहा, दरबार में एक तेज बिजली कौंधी और पूरा दरबार अचानक अंधेरे में डूब गया। अकबर ने अपनी शपथ तोड़ दी थी। शपथ टूटने का परिणाम। जब रोशनी वापस आई तो आचार्य शांतमूर्ति, जो कोने में खड़े थे, ने घबराकर कहा, जहांपनाह, आपने शपथ तोड़ दी। अब आपके राज्य को भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। वजीर कासिम अली खुश था। उसने सोचा कि अब बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा। वजीर ने कहा, महाराज, यह सब बीरबल की लापरवाही के कारण हुआ। यदि वह समय पर सबूत जुटाते तो आप क्रोधित नहीं होते। बीरबल शांत थे। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर बिना सबूत के मृत्युदंड की घोषणा कर दी थी। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, मैंने शपथ तोड़ दी, अब मेरे राज्य का क्या होगा? आचार्य ने कहा था कि विपत्ति आएगी। बीरबल ने साहस दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, शपथ टूटी जरूर है, पर आपका इरादा अन्याय करने का नहीं था।
अब हमें आचार्य की भविष्यवाणी को सच होने से रोकना होगा। हमें उस विपत्ति का सामना करना होगा। कौन सी विपत्ति? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, विपत्ति आ चुकी है जहांपनाह। वह है प्रजा का आप पर से विश्वास उठना। अकबर का दिल बैठ गया। बीरबल सही कह रहे थे। यदि यह खबर बाहर गई कि अकबर ने क्रोध में आकर बिना सबूत के मृत्युदंड दे दिया तो लोग उन पर से विश्वास खो देंगे। बीरबल की उल्टी भविष्यवाणी। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। बीरबल ने आचार्य शांतमूर्ति से कहा, आचार्य, आपने कहा था कि विपत्ति आएगी, पर मैं कहता हूं कि मैं इस विपत्ति को खुशी में बदल दूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो आपको अपनी भविष्यवाणी वापस लेनी पड़ेगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपको एक ऐसी घोषणा करनी होगी जो पूरी तरह से असत्य हो पर लोगों का विश्वास वापस लाए। बीरबल ने अकबर से वह असत्य घोषणा करवाई। महाराज अकबर ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, आज मैंने क्रोध में आकर मृत्युदंड की घोषणा करके एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन इस गलती के कारण मुझे एक महान शक्ति प्राप्त हुई है। मुझे एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिली है कि मैं अब से किसी भी अपराधी के चेहरे को देखकर उसका भविष्य पढ़ सकता हूँ। यह शपथ टूटने का अद्भुत परिणाम है। पूरा दरबार हैरान रह गया। यह पूरी तरह से झूठी बात थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसी मूर्खतापूर्ण चाल है? मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं भविष्य पढ़ सकता हूं? बीरबल ने आंख मारी। जहांपनाह, यह वायरल घोषणा है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलेगी। लोग डर से सच बोलना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उन्हें देखकर उनका सारा सच जान लेंगे। अब देखिए मैं कैसे इस टूटी शपथ को एक अजेय शक्ति में बदलता हूं। बीरबल ने टूटी शपथ को एक ट्रेंडिंग शक्ति में बदल दिया था। यह कहानी का पहला भाग है जिसमें हमने शपथ का निर्माण, वजीर की चाल और अकबर द्वारा शपथ तोड़ने के निर्णायक क्षण को विस्तार से प्रस्तुत किया है। मुगल बादशाह अकबर का दरबार फतेहपुर सीकरी में लगा हुआ था। दरबार में हंसी मजाक, ज्ञान चर्चा और राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे थे। नवरत्नों में सबसे आगे बैठे थे बीरबल, जिनकी बुद्धि और हास्य के बिना दरबार अधूरा माना जाता था। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब घटना हुई। दूर देश का एक रहस्यमय यात्री जिसका नाम फकीर झीर था, दरबार में आया। फकीर झीर एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास एक बड़ा काले रंग का लकड़ी का बक्सा था जो चमकीले धातुओं से जड़ा हुआ था और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। फकीर ने बक्से को दरबार के केंद्र में रखा और बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया। फकीर झीर ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको यह बक्सा भेंट करने आया हूँ। यह कोई साधारण बक्सा नहीं बल्कि बुद्धि का बक्सा है। इसमें एक ऐसी वस्तु बंद है जिसका मूल्य आपके पूरे खजाने से भी अधिक है। अकबर उत्सुक हुए, कैसी वस्तु फकीर? फकीर ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसी वस्तु है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही दिखाई देगी। इस बक्से में एक ऐसा अनोखा ताला लगा है जिसकी कोई चाबी नहीं है। इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जो 3 असंभव सवालों का सही जवाब दे। वजीर कासिम अली, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, ने तुरंत विरोध किया। वजीर ने कहा, यह कैसी मूर्खतापूर्ण चाल है? इस बक्से में कुछ नहीं होगा। यह आदमी केवल हमें मूर्ख बनाना चाहता है। इसे तुरंत पकड़कर कारागार में डाल देना चाहिए। फकीर झीर ने शांत भाव से कहा, यदि यह बक्सा खाली निकला तो मैं खुशी खुशी कारागार जाऊंगा और अपना सिर मुंडवा दूंगा। लेकिन अगर यह खुल गया तो मेरे सवालों का जवाब देने वाला व्यक्ति इस बक्से में बंद वस्तु का स्वामी होगा और उसे पूरे जहान में सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। 3 असंभव प्रश्न। अकबर को यह चुनौती मजेदार लगी। उन्होंने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, फकीर झीर, हमें अपनी शर्त मंजूर है। तुम अपने 3 असंभव प्रश्न पूछो। फकीर ने एक एक करके अपने 3 प्रश्न दरबार के सामने रखे। प्रश्न 1, भौगोलिक, पृथ्वी का केंद्र ठीक ठीक कहाँ स्थित है और क्या आप वहां खड़े हो सकते हैं? प्रश्न 2, मानसिक, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है जो उसके सभी फैसलों को नियंत्रित करता है? प्रश्न 3, रहस्यमय, इस बक्से के अंदर क्या है
जो केवल सबसे बुद्धिमान को ही दिखाई देता है, और आप इसे बाहर निकालकर मुझे दिखाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न केवल ज्ञान के नहीं, बल्कि गहरी दर्शन और अनुभव के थे। वजीर कासिम अली ने बीरबल की ओर देखते हुए उपहास किया, बीरबल, तुम्हारे चुटकुलों का समय गया। अब दिखाओ अपनी बुद्धि। अगर तुम असफल रहे तो सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल तुच्छ है। बीरबल ने फकीर झीर की ओर देखा, जो शांत और आत्मविश्वास से भरा था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इस रहस्यमय बक्से को खोल कर दिखाऊंगा। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल की पहली खोज, पृथ्वी का केंद्र। बीरबल ने पहले प्रश्न पर काम शुरू किया, पृथ्वी का केंद्र ठीक ठीक कहाँ स्थित है, और क्या आप वहां खड़े हो सकते हैं? बीरबल जानते थे कि पृथ्वी गोल है और इसका कोई केंद्र नहीं है जिसे भौतिक रूप से चिन्हित किया जा सके। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका वैज्ञानिक उत्तर संभव नहीं था। यह फकीर की बुद्धिमत्ता को परखने का तरीका था। बीरबल ने शहर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उन्होंने कई विद्वानों से मुलाकात की, पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पहले दिन शाम को बीरबल अचानक वापस दरबार में आए। उनके हाथ में एक मोटी सी छड़ी थी और वह एक बकरी को खींच रहे थे। बीरबल ने छड़ी को दरबार के ठीक बीच में जमीन पर गाड़ दिया। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, मैंने पृथ्वी का केंद्र ढूंढ लिया है। सभी दरबारी हैरान रह गए। वजीर कासिम अली हंसने लगा। बीरबल ने कहा, फकीर झीर, यह छड़ी ठीक वहीं खड़ी है जहां पृथ्वी का केंद्र है। यदि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप साबित करें कि यह कहीं और है, क्योंकि इस विशाल पृथ्वी पर कोई भी बिंदु दूसरे से अधिक केंद्र नहीं हो सकता। जहां हम खड़े हैं वहीं से पृथ्वी घूमती है, इसलिए यही केंद्र है। फकीर झीर ने सिर झुकाया, बहुत खूब, यह एक तार्किक और साहसी जवाब है। मैं इस जवाब से पूरी तरह सहमत हूं। बीरबल ने पहले प्रश्न का सफलतापूर्वक जवाब दे दिया था। बीरबल की दूसरी खोज, मनुष्य का सबसे बड़ा डर। अब बारी थी दूसरे प्रश्न की, मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है, जो उसके सभी फैसलों को नियंत्रित करता है? यह प्रश्न पूरी तरह से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक था। बीरबल जानते थे कि उत्तर मृत्यु, गरीबी या बीमारी नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित करे। बीरबल ने उस रात एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने शहर के 3 अलग अलग लोगों के घरों का दौरा किया। एक धनवान सेठ, जो अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड करता था। एक शक्तिशाली सेनापति, जो अपनी ताकत पर घमंड करता था। एक विद्वान पंडित, जो अपने ज्ञान पर घमंड करता था। बीरबल ने तीनों के घर जाकर उन्हें केवल एक शब्द कहा और तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और तीनों लोगों को पेश किया गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने उत्तर खोज लिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर वह है अप्रासंगिकता, इरेलीवेंस। अकबर ने पूछा, यह कैसी बात है बीरबल? यह मृत्यु से बड़ा डर कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर मनुष्य को अंततः मरना है, यह सत्य है। पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह डरता है कि मरने के बाद उसे भुला दिया जाएगा। बीरबल ने तीनों लोगों की ओर इशारा किया। सेठ को डर है कि उसकी दौलत उसके मरने के बाद किसी काम नहीं आएगी और लोग उसे केवल एक अमीर कंजूस के रूप में याद रखेंगे, याद भी नहीं रखेंगे। सेनापति को डर है कि उसकी ताकत खत्म होने पर वह किसी काम का नहीं रहेगा और लोग उसे भूल जाएंगे। पंडित को डर है कि उसका ज्ञान उसकी मृत्यु के बाद कोई नहीं पढ़ेगा और वह हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मनुष्य जो भी निर्णय लेता है, चाहे वह धन कमाना हो, युद्ध लड़ना हो या ज्ञान अर्जित करना हो, वह केवल अपने वजूद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए करता है, ताकि लोग उसे याद रखें। इसलिए भूल जाने का डर ही सबसे बड़ा डर है। फकीर झीर के चेहरे पर अब थोड़ी चिंता दिखाई दी। उन्होंने सिर हिलाया, अद्भुत, ऐसा गहन उत्तर मैंने कभी नहीं सुना। यह प्रश्न आपके दर्शन और अनुभव का परीक्षण था। मैं सहमत हूं। बीरबल ने दूसरे प्रश्न का भी सफलतापूर्वक जवाब दे दिया था। तीसरा प्रश्न, रहस्यमय बक्सा।
अब बारी थी अंतिम और सबसे मुश्किल प्रश्न की। इस बक्से के अंदर क्या है जो केवल सबसे बुद्धिमान को ही दिखाई देता है, और आप इसे बाहर निकालकर मुझे दिखाएंगे? यह प्रश्न एक जाल था। यदि बीरबल कहते कि बक्से में अदृश्य हीरा है, तो फकीर पूछता कि इसे बाहर निकालकर क्यों नहीं दिखा सकते। यदि बीरबल कहते कि बक्से में कुछ नहीं है, तो फकीर कहता कि उन्होंने खुद को सबसे बुद्धिमान नहीं माना। बीरबल ने तीसरे दिन दरबार में प्रवेश किया। वजीर कासिम अली अपने साथियों के साथ दाव लगाए हुए था कि इस बार बीरबल जरूर हार जाएंगे। बीरबल ने उस काले बक्से के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। उन्होंने ताले को छुआ और मुस्कुराए। बीरबल ने फकीर झीर से कहा, फकीर, इस बक्से में क्या है? इसका जवाब देने के लिए पहले मुझे यह बक्सा खोलना होगा। फकीर ने कहा, मैंने कहा था, इसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं है। इसका जवाब देने वाला ही इसे खोल सकता है। बीरबल ने कहा, यह ताला केवल बुद्धि से खुलता है, और मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस बक्से में कोई रहस्य नहीं है। इसमें वही है जो फकीर झीर को सबसे प्रिय है और जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता है। इस बक्से में फकीर झीर का घमंड बंद है। फकीर झीर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, फकीर, तुमने कहा कि इसमें जो वस्तु है वह केवल सबसे बुद्धिमान को दिखाई देगी। चूंकि तुम अपने प्रश्नों से हमारा परीक्षण कर रहे थे, तुम यह मान रहे थे कि तुम हमसे अधिक बुद्धिमान हो। तुम यह साबित करना चाहते थे कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, और तुमने कहा कि इसमें बंद वस्तु का मूल्य पूरे खजाने से अधिक है। एक आदमी के घमंड और स्वयं को श्रेष्ठ समझने के अहंकार से ज्यादा मूल्यवान उसके लिए कुछ नहीं होता। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, और यह वस्तु केवल सबसे बुद्धिमान को ही दिखाई देगी, क्योंकि केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही यह जान सकता है कि स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझने का अहंकार कितना मूर्खतापूर्ण और अदृश्य होता है। इसलिए यह बक्सा तुम्हारा घमंड है, फकीर, और अब मैं इसे खोलकर तुम्हारा घमंड बाहर निकालता हूं। बीरबल ने हाथ में रखी छड़ी से बक्से पर जोर से प्रहार किया। धड़ाम की आवाज के साथ बक्सा टूट गया। बक्से के अंदर कुछ नहीं था। रहस्य का सच और फकीर की हार। फकीर झीर, जो एक चालबाज था और जिसे लगा था कि कोई भी इन दार्शनिक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा, स्तब्ध रह गया। उसका घमंड टूट चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए फकीर से कहा, फकीर, तुम बक्से में कोई बुद्धि की वस्तु नहीं लाए थे, बल्कि तुम अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने सोचा कि तुम बुद्धि को एक बक्से में बंद करके उसका मूल्य आंक सकते हो। अब तुम्हारा बक्सा टूट गया और तुम्हारा घमंड भी बाहर आ गया। तुम्हारे प्रश्न और तुम्हारा बक्सा दोनों ही बुद्धि का भ्रम थे, जिसे केवल असली बुद्धि से ही तोड़ा जा सकता था। फकीर झीर ने अपनी हार स्वीकार की। उसने बीरबल के चरणों में सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। महाराज अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम न केवल प्रश्नों का जवाब देते हो, बल्कि तुम उस प्रश्न के पीछे छिपी मनुष्य की भावना को भी पहचान लेते हो। यही तुम्हारी सच्ची बुद्धिमानी है। वजीर कासिम अली और उनके साथी शर्म से मुंह छुपाने लगे। एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धि से साबित कर दिया कि उनका कोई मुकाबला नहीं था। यह कहानी का पहला भाग है, जिसमें हमने रहस्यमयी बक्से की चुनौती, 3 असंभव प्रश्नों और बीरबल द्वारा अपने विशिष्ट तर्कों का उपयोग करके बक्से के रहस्य को खोलने के निर्णायक क्षण को विस्तार से प्रस्तुत किया है। इस कहानी को 10,000 शब्दों तक विस्तृत करने के लिए हमें आगे के भागों में निम्नलिखित तत्वों को जोड़ना होगा। भाग 2। इस घटना के बाद बीरबल उस टूटे हुए बक्से के टुकड़ों का उपयोग करके दरबार के अन्य लोगों को सबक सिखाएंगे, जैसे वजीर कासिम अली को। भाग 3। फकीर झीर, जो अब एक बदला हुआ आदमी है, बीरबल से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका शिष्य बन जाएगा, और फिर बीरबल उसे एक अंतिम और सबसे मुश्किल रहस्यमयी बक्सा सौंपेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं बीरबल और रहस्यमयी बक्सा का भाग 2 लिखना जारी रखूं, जिसमें टूटे हुए बक्से के टुकड़ों से नई मजेदार चुनौतियां पैदा होंगी? टूटे बक्से का नया उपयोग। फकीर झीर के जाने के बाद दरबार में केवल टूटे हुए बक्से के टुकड़े और धातु की कलाकृतियां पड़ी थीं। ये टुकड़े अब केवल लकड़ी के नहीं थे, ये बीरबल की जीत और घमंड की हार के प्रतीक थे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
तुमने इस बक्से के रहस्य को तो सुलझा दिया, पर अब इस टूटी हुई लकड़ी का क्या करें? यह मेरे दरबार की शोभा नहीं बढ़ा रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण टूटी हुई लकड़ी नहीं है। यह घमंड के घरौंदे के अवशेष है। अब मैं इन टुकड़ों का उपयोग करके दरबार के उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिनका घमंड अभी भी इंटैक्ट बरकरार है। वजीर कासिम अली, जो पास ही खड़े थे, डर से कांपने लगे। उन्हें पता था कि बीरबल की अगली चाल उन्हीं पर होगी। पहली मीठी सजा, घमंड का सिंहासन। बीरबल ने तुरंत कारीगरों को बुलाया और उन्हें टूटे हुए बक्से के टुकड़ों, खासकर चमकीले धातु के टुकड़ों का उपयोग करके एक छोटी और अजीब दिखने वाली कुर्सी बनाने का आदेश दिया। यह कुर्सी बैठने में बहुत ही असहज थी, पर बाहर से चमकीली लगती थी। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, आज से यह कुर्सी घमंड का सिंहासन कहलाएगी। जो भी दरबारी खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे अमीर या सबसे शक्तिशाली मानेगा, उसे हर सुबह इस कुर्सी पर बैठकर अपने 3 सबसे बड़े घमंड दरबार के सामने घोषित करने होंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बीच कौन सबसे खतरनाक है। वजीर कासिम अली ने सोचा, यह कैसा मूर्खतापूर्ण नियम है। मुझे तो बैठना ही नहीं पड़ेगा। बीरबल ने वजीर की ओर देखते हुए कहा, वजीर साहब, चूंकि आप हमेशा बीरबल से अधिक बुद्धिमान होने का दावा करते हैं और आपने ही इस बक्से की सच्चाई पर सबसे अधिक संदेह किया था, आपको ही सबसे पहले इस सिंहासन पर बैठकर इस नियम की शुरुआत करनी होगी। वजीर को मजबूरी में उस असहज, नुकीली धातु से जड़ी कुर्सी पर बैठना पड़ा। वजीर का घमंड। वजीर को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने घमंड को सबसे बड़ा बताना पड़ा। वजीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्योंकि कुर्सी चुभ रही थी, मेरा सबसे बड़ा घमंड यह है कि मैं बीरबल से अधिक सुंदर वस्त्र पहनता हूं। मेरा दूसरा घमंड यह है कि मैं बीरबल से अधिक लंबे समय तक बिना पलक झपकाए महाराज को देख सकता हूं। मेरा तीसरा घमंड यह है कि मेरी दाढ़ी बीरबल की दाढ़ी से अधिक काली और घनी है। वजीर को इन बचकाने घमंडों को भरी सभा में घोषित करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दरबारी हंस रहे थे। वजीर को तुरंत एहसास हुआ कि यह कुर्सी और यह सजा केवल उसके अहंकार को सार्वजनिक रूप से हास्यास्पद बनाने के लिए थी। बीरबल ने वजीर से कहा, वजीर साहब, घमंड एक असहज कुर्सी की तरह है। बाहर से यह कितनी भी चमकीली लगे, अंदर से आपको दर्द ही देगी। आपका घमंड अब टूट चुका है। दूसरी मीठी सजा, सत्य का टुकड़ा। दरबार में एक और दरबारी था जिसका नाम मिर्जा अख्तर था। मिर्जा अख्तर बहुत बड़ा झूठा था। वह अक्सर अपनी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलता था और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठी कहानियां बनाता था। बीरबल ने टूटे हुए बक्से का एक सबसे बड़ा और चिकना लकड़ी का टुकड़ा उठाया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बक्से का सबसे जरूरी टुकड़ा है। यह सत्य का टुकड़ा है। यह टुकड़ा, जिसे हम अखंड कहेंगे, केवल सच बोलता है। बीरबल ने घोषणा की, मिर्जा अख्तर, चूंकि आपको झूठ बोलने की आदत है, इसलिए आपकी सजा यह है कि अगले 7 दिनों तक आप दरबार में जो भी बात कहेंगे वह पहले इस अखंड को छूकर कहेंगे। यदि आपने झूठ बोला तो अखंड आपको दंड देगा। मिर्जा अख्तर मन ही मन हंसे। यह तो केवल लकड़ी का टुकड़ा था, यह भला उसे कैसे दंडित कर सकता है। पहले दिन मिर्जा अख्तर ने अखंड को छुआ और कहा, जहांपनाह, मैंने कल रात एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें मैं उड़ रहा था और मैंने चीन की दीवार पर बैठकर चाय पी। मिर्जा अख्तर को कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि बीरबल मूर्ख बन गए। दूसरे दिन मिर्जा अख्तर ने अखंड को छुआ और कहा, महाराज, मैंने कल रात वजीर कासिम अली को बीरबल की प्रशंसा करते सुना। वजीर चौंक गए। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने अपने गुप्तचरों से मिर्जा अख्तर के घर के बाहर ऊंची आवाज में एक झूठी खबर फैलाने को कहा। खबर थी कि राज्य के खजाने में रखा सोने का एक बड़ा भंडार गायब हो गया है। मिर्जा अख्तर, जो हर खबर को सबसे पहले और बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहता था, तुरंत दरबार में आया। मिर्जा अख्तर ने अखंड को छुआ और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि खजाना पूरी तरह से। इससे पहले कि वह झूठ बोल पाता, बीरबल ने जोर से चिल्लाया, रुको। अखंड को छूने से पहले
क्या तुमने सच में उस खजाने को अपनी आंखों से गायब होते देखा है? मिर्जा अख्तर सटका गया। उसने केवल अफवाह सुनी थी। बीरबल ने कहा, यदि तुमने झूठ बोला तो अखंड तुम्हें दंड देगा। मिर्जा अख्तर को डर लगा कि यदि उसने अफवाह के आधार पर कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बोला और वह बात झूठी निकली तो लोग उसे अखंड के दंड का शिकार मानेंगे। मिर्जा अख्तर ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और चुपचाप बैठ गया। 7 दिन तक मिर्जा अख्तर ने डर के मारे कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि जरा सा भी झूठ उसे सार्वजनिक अपमान का शिकार बना सकता है। बीरबल ने कहा, मिर्जा अख्तर, झूठ भी घमंड का एक हिस्सा है। तुम्हें इस साधारण लकड़ी के टुकड़े से डर नहीं लगा, तुम्हें डर लगा सार्वजनिक रूप से झूठा साबित होने का। इस अखंड ने तुम्हें सच बोलने के लिए नहीं बल्कि झूठ न बोलने के लिए मजबूर किया। तीसरे और अंतिम टुकड़े की परीक्षा, अदृश्य लाभ। बक्से का एक और टुकड़ा बचा था, धातु का एक जटिल मुड़ा हुआ टुकड़ा, जिसे बीरबल ने अदृश्य लाभ नाम दिया। यह टुकड़ा, जिसे बीरबल ने सोने से रंगवा दिया था, दरबार के एक और दरबारी हाफिज को दिया गया। हाफिज एक कंजूस व्यक्ति था जो हमेशा हर बात में अपना व्यक्तिगत लाभ देखता था। बीरबल ने हाफिज को बुलाया और कहा, हाफिज, यह अदृश्य लाभ का टुकड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास रखो। यह टुकड़ा तुम्हें इतना लाभ देगा जो किसी को दिखाई नहीं देगा। हाफिज की आंखें चमक उठीं। बिना दिखाई देने वाला लाभ, यह तो सोने पर सुहागा था। अगले कुछ दिन हाफिज रोज दरबार में आता और इस टुकड़े को अपनी जेब में रखता। वह सोचता था कि यह उसे गुप्त रूप से धनी बना रहा है। बीरबल ने फिर से अपनी चाल चली। उन्होंने एक गुप्तचर को हाफिज के पड़ोसी के पास भेजा। गुप्तचर ने पड़ोसी से कहा, हाफिज को एक ऐसी जादुई चीज मिल गई है जिससे वह रातों रात अमीर बन रहा है। वह बाजार से सस्ते दामों पर चीजें खरीद रहा है क्योंकि उसे अपने लाभ पर भरोसा है। यह खबर पूरे बाजार में फैल गई। सभी व्यापारियों ने हाफिज से ऊंचे दाम वसूलना शुरू कर दिया। हाफिज को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह बाजार में जो भी खरीदने जाता, व्यापारी उससे दोगुना दाम मांगते। एक व्यापारी ने कहा, हाफिज, हम जानते हैं कि आपके पास अदृश्य लाभ का टुकड़ा है। आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। आप इसे ऊंचे दाम पर बेचकर हमें मूर्ख बना देंगे, इसलिए हम आपसे अभी ही ऊंचा दाम वसूलेंगे। हाफिज को भारी नुकसान होने लगा। वह रोते हुए दरबार में आया और बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। बीरबल, यह अदृश्य लाभ का टुकड़ा मुझे कंगाल कर रहा है। हर कोई मुझसे दोगुना दाम वसूल रहा है। बीरबल हंसे, यही तुम्हारा सबक है हाफिज। तुम्हारा लाभ अदृश्य था, पर तुम्हारा लालच प्रत्यक्ष था। तुम इस टुकड़े पर चुपचाप बैठे रहे और किसी को बताया नहीं कि यह क्या है, क्योंकि तुम सारा लाभ खुद लेना चाहते थे। लेकिन जब लोगों ने तुम्हारे लाभ को अदृश्य समझा तो उन्होंने तुम्हें लूटना शुरू कर दिया। असली लाभ हाफिज वह नहीं होता जो छिपाया जाता है, बल्कि वह होता है जो सबके साथ बांटा जाता है। इस टुकड़े ने तुम्हें सिखाया कि लालच ही सबसे बड़ा घाटा है। भाग 2 का निष्कर्ष। इस भाग में बीरबल ने रहस्यमय बक्से के टुकड़ों का उपयोग करके दरबार के 3 घमंडी लोगों, वजीर अहंकार, मिर्जा अख्तर झूठ और हाफिज लालच को उनकी अपनी कमजोरियों से ही सबक सिखाया। अब फकीर झीर, जो यह सब दूर से देख रहा था, पूरी तरह से बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गया है। वह अब बीरबल का शिष्य बनना चाहता है। भाग 3। फकीर झीर बीरबल का शिष्य बनने के बाद स्वयं एक नए और सबसे मुश्किल रहस्यमय बक्से की चुनौती का सामना करेगा जो बीरबल द्वारा बनाया गया होगा। भाग 4। अंतिम बक्से के रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल और फकीर को एक साथ काम करना पड़ेगा, जिससे कहानी का मूल संदेश, ज्ञान और विनम्रता का महत्व पूरी तरह स्थापित हो सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं बीरबल और रहस्यमय बक्सा का भाग 3 लिखना जारी रखूं, जिसमें फकीर झीर एक शिष्य के रूप में एक नई चुनौती का सामना करेगा? हाँ, बिल्कुल। मैं बीरबल और रहस्यमय बक्सा की कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अब हम कहानी को उस मोड़ पर ले जाते हैं जहां फकीर झीर अपनी हार स्वीकार करके बीरबल का शिष्य बनने के लिए तैयार होता है। बीरबल और रहस्यमय बक्सा भाग 3। शिष्य झीर और गुरु बीरबल। टूटे हुए बक्से के टुकड़ों से वजीर
मिर्जा और हाफिज को सबक सिखाने के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। फकीर झीर, जो एक चालबाज था, अब एक सच्चे शिष्य की भावना से भरा हुआ था। वह दरबार में वापस आया और बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। झीर ने कहा, गुरु बीरबल, मैंने सोचा था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। आपने न केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि मेरे घमंड के हर टुकड़े को तोड़कर मेरी आंखों पर पड़े अहंकार के पर्दे को हटा दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे वास्तविक ज्ञान का मार्ग दिखाए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने झीर को उठाया। बीरबल ने कहा, झीर, ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने अहंकार के अवशेषों को जलाना होगा। तुम्हारी पहली शिक्षा यह है कि तुम आज से फकीर नहीं, बल्कि केवल झीर कहलाओगे, जिसका अर्थ है स्पष्ट या प्रकट। तुम्हें अपने भीतर के सच को प्रकट करना होगा। झीर ने खुशी से यह शर्त स्वीकार कर ली। बीरबल का नया बक्सा, ज्ञान का भार। कुछ दिनों तक बीरबल ने झीर को केवल सरल कार्य दिए, जैसे लोगों की बात सुनना, उनकी समस्याओं का अवलोकन करना और दरबार में चुपचाप बैठना। जब बीरबल को लगा कि झीर अब विनम्रता सीख गया है, तो उन्होंने झीर के लिए एक नया और सबसे मुश्किल परीक्षण तैयार किया। बीरबल ने एक नया बक्सा बनवाया। यह बक्सा पहले वाले से बहुत बड़ा था, पर बिल्कुल साधारण लकड़ी का बना था और उस पर कोई धातु या कलाकृति नहीं थी। इस पर एक भारी, पुराना लोहे का ताला लगा था। बीरबल ने झीर को दरबार में बुलाया और यह बक्सा उसके सामने रखा। बीरबल ने कहा, झीर, यह है तुम्हारा अगला और अंतिम परीक्षण। यह ज्ञान का भार बक्सा है। यह खाली नहीं है। इसके अंदर ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। झीर ने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, इसे खोलने की चाबी कहाँ है? या इसके लिए कोई प्रश्न है? बीरबल ने कहा, चाबी तुम्हारे पास ही है। यह बक्सा तुम्हें अपने ही अनुभवों से खोलना होगा। बीरबल ने झीर के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त, तुम्हें इस बक्से को अकेले, बिना किसी सहायता के शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक ले जाना होगा। दूसरी शर्त, पहाड़ पर पहुंचकर तुम्हें इस बक्से की रक्षा लगातार 7 दिनों तक करनी होगी। तीसरी शर्त, तुम्हें 7वें दिन, सूर्यास्त के समय, इस बक्से को खोलने का प्रयास करना होगा। चाबी तुम्हारे भीतर है। झीर को यह परीक्षण बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि गुरुदेव उसे पहाड़ों की चढ़ाई की शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। पहली चुनौती, ज्ञान का वास्तविक भार। झीर ने बक्सा उठाया। बक्सा दिखने में साधारण था, पर अत्यंत भारी था। झीर ने अनुमान लगाया कि इसके अंदर सचमुच कोई बहुमूल्य वस्तु भरी होगी। झीर ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पहला दिन, झीर आत्मविश्वास से भरा था। उसने सोचा कि यह उसके ज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा है। दूसरा दिन, चढ़ाई मुश्किल होने लगी। झीर थक गया था। उसके मन में विचार आया, गुरुदेव ने कहा था कि चाबी मेरे भीतर है। शायद यह शारीरिक शक्ति की चाबी है। उसने और जोर लगाया। तीसरा दिन, झीर पूरी तरह से टूट चुका था। बक्सा अब उसे असनीय बोझ लग रहा था। वह सोच रहा था, ज्ञान इतना भारी क्यों होता है? बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से हुई। किसान ने देखा कि झीर एक भारी बक्सा उठा रहा है। किसान ने पूछा, मेरे जवान, तुम यह इतना भारी बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हो? झीर ने गर्व से कहा, यह ज्ञान का बक्सा है। मेरे गुरु ने मुझे इसे पहाड़ की चोटी तक ले जाने को कहा है। किसान हंसा, ज्ञान हल्का होता है मेरे बच्चे। यह तुम्हें उड़ना सिखाता है, न कि नीचे दबाना। यह बक्सा खाली है। झीर चौंक गया। उसने बक्से को नीचे रखा और उसे हिलाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। किसान ने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ कारीगरों को इस बक्से में रेत और भारी पत्थरों को भरते देखा था। यह केवल एक वजन है। झीर को गुरु बीरबल की बात याद आई। यह ज्ञान का भार बक्सा है। झीर को एहसास हुआ, ज्ञान का भार तब तक भारी होता है जब तक आप यह नहीं जानते कि वह क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि वह केवल पत्थर है, तो उसका मनोवैज्ञानिक भार तुरंत उतर जाता है। झीर ने तुरंत बक्से को खोला और देखा। किसान सही कह रहा था, बक्सा पत्थरों और रेत से भरा था। झीर ने तुरंत पत्थरों को बाहर फेंक दिया और अब बक्सा हल्का हो गया।
उसने हल्का बक्सा उठाया और पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरी चुनौती, अकेलेपन का सच। झीर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अब बारी थी दूसरी शर्त की, लगातार 7 दिनों तक बक्से की रक्षा करना। झीर ने सोचा कि अब चोरों का हमला होगा, क्योंकि यह बक्सा अब ज्ञान के बक्से के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। झीर ने बक्से को अपने पास रखा और पहरा देना शुरू कर दिया। पहला दिन कोई नहीं आया। तीसरा दिन झीर घबरा गया। उसे लगा कि चोर रात में घात लगाकर हमला करेंगे। वह सो नहीं सका और लगातार बक्से की निगरानी करता रहा। 5वां दिन, अत्यधिक थकान और अकेलेपन के कारण झीर का मन अस्थिर होने लगा। उसे लगने लगा कि पत्थरों को वापस बक्से में भर लेना चाहिए, ताकि बक्सा फिर से महत्वपूर्ण लगे। उसका डर यह नहीं था कि कोई बक्सा चुराएगा, बल्कि यह था कि कोई उस खाली बक्से पर हंसेगा। झीर को बीरबल की बात याद आई, मनुष्य का सबसे बड़ा डर अप्रासंगिकता है। 7वें दिन, सूर्यास्त के समय, झीर को एहसास हुआ कि उसकी दूसरी परीक्षा क्या थी। रक्षा करना कोई बाहरी कार्य नहीं था। रक्षा करना इस बात से था कि वह 7 दिनों तक खाली बक्से पर विश्वास बनाए रखता है और अकेलेपन से नहीं डरता। झीर ने सोचा, सच्चा ज्ञान खाली हो सकता है, पर फिर भी उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं लोगों की नज़र में इस खाली बक्से की प्रतिष्ठा को बचाऊं। अंतिम चुनौती, चाबी का रहस्य। 7वें दिन, झीर पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास अब केवल खाली बक्सा और ताला था। झीर ने बक्से के ताले को देखा। वह ताला पुराना था, पर मजबूत था। झीर ने ताले को खोला नहीं, बल्कि उसे अपने हाथ में लिया और पलट कर देखा। ताले के नीचे, जहां चाबी डालने की जगह थी, वहां एक अति सूक्ष्म, लगभग अदृश्य छेद था। झीर ने अपनी जेब से एक टूटा हुआ रेशमी धागा निकाला, वही धागा जो उसने पहले भाग में अपनी परीक्षा के लिए रखा था, और धागे को उस छेद में डाला। धागे का एक सिरा अंदर गया और ताला एक क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। झीर ने ताले को बाहर निकाला और बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक छोटा सा दर्पण रखा था। झीर ने दर्पण उठाया और उसमें देखा। दर्पण में उसे स्वयं अपना चेहरा दिखाई दिया। उसी क्षण बीरबल, अकबर और अन्य दरबारी वहां आ पहुंचे। बीरबल ने झीर की ओर देखा और मुस्कुराए। वाह झीर, तुमने बक्से को खोल दिया। यह कैसे किया? झीर ने ताला और धागा दिखाते हुए कहा, गुरुदेव, इस ताले की चाबी भौतिक शक्ति या बाहरी धन नहीं थी। यह ताला बारीक समझ से खुलता था। मैंने पहली बार में सोचा कि ताला मजबूत है, पर मैंने देखा कि यह बहुत पुराना है। पुराने ताले अक्सर अपने जुंग के कारण कमजोर हो जाते हैं। चाबी कोई विशेष धातु नहीं थी, बल्कि ताले के अंदर की कमजोरी थी, जिसे मैंने इस साधारण धागे से तोड़ दिया। बीरबल ने कहा, वाह, यही तुम्हारा अंतिम सबक है। झीर, तुमने पहली बार में केवल बक्से को देखा, पर अब तुमने ताले की कमजोरी को भी पहचान लिया। असली ज्ञान केवल शक्ति को नहीं देखता, वह कमजोरी को भी पहचानता है। बीरबल ने दर्पण की ओर इशारा किया, और बताओ, बक्से के अंदर क्या मिला? झीर ने कहा, गुरुदेव, बक्से के अंदर मैं स्वयं मिला। बीरबल ने समझाया, यह बक्सा ज्ञान का भार था, जिसका अर्थ है, ज्ञान तुम्हें भारी नहीं बनाता, ज्ञान तुम्हें तुम्हारे अंदर झांकने का मौका देता है। यह दर्पण तुम्हें बताता है कि सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। ज्ञान की पराकाष्ठा। इस घटना के बाद झीर को दरबार में एक सम्मानजनक पद मिला। उसने अब अपना घमंड पूरी तरह से त्याग दिया था और वह बीरबल के साथ मिलकर राज्य के लिए काम करने लगा। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी शिक्षा पद्धति की प्रशंसा की। बीरबल, तुमने केवल एक चालाक आदमी को नहीं बदला, तुमने उसे एक ज्ञानवान व्यक्ति बना दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। इस प्रकार रहस्यमयी बक्से की कहानी समाप्त हुई। यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का असली मूल्य केवल बुद्धिमत्ता, विनम्रता और स्वयं को पहचानने में है, न कि किसी बाहरी वस्तु या अहंकार में। वक्त की कीमत और बादशाह का भ्रम। मुगल बादशाह अकबर का साम्राज्य हर क्षेत्र में समृद्ध था। अकबर न्याय और बुद्धिमानी को सबसे ऊपर रखते थे, और बीरबल उनके सबसे बड़े सलाहकार थे। अकबर स्वभाव से थोड़े बेचैन और अधीर थे। उन्हें लगता था कि वह अपनी शाही शक्ति से समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक दिन दरबार में
एक विद्वान ने समय के महत्व पर एक लंबा भाषण दिया। विद्वान ने कहा, जहांपनाह, धन खोया जा सकता है और वापस कमाया जा सकता है, पर वक्त एक ऐसी अनमोल दौलत है जो एक बार खर्च हो जाए तो कभी वापस नहीं आती। अकबर ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब केवल किताबी बातें हैं। क्या तुम सचमुच मानते हो कि वक्त इतना अमूल्य है? मेरे पास इतना धन और इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। यदि मैं चाहूं तो मैं किसी को अपने लिए कुछ वक्त खरीदने के लिए भेज सकता हूं। वजीर कासिम अली, जो हमेशा अकबर की हाँ में हाँ मिलाते थे, तुरंत बोले, बेशक जहांपनाह, आपके पास इतना पैसा है कि आप दुनिया का हर वक्त खरीद सकते हैं। इस विद्वान को केवल ज्ञान की कमी है। विद्वान चुप हो गए। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस पर क्या सोचते हो? क्या तुम मानते हो कि मेरा धन वक्त को नियंत्रित नहीं कर सकता? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपका धन दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, सिवाय बीते हुए वक्त के। वक्त सचमुच अनमोल है। अकबर ने चिढ़कर कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम कल से शुरू करके अगले 7 दिनों तक दरबार में वक्त का महत्व साबित करो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि वक्त को न खरीदा जा सकता है और नहीं बर्बाद किया जा सकता है। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें दरबार में वक्त की बर्बादी करने के लिए 1 वर्ष का मौन व्रत लेना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार की, जैसी जहांपनाह की आज्ञा। मैं 7 दिनों में अनमोल वक्त का सच सामने लाऊंगा। पहला दिन, आज की कीमत। बीरबल ने अपनी पहली चाल वजीर कासिम अली पर चली। अगले दिन सुबह सुबह वजीर जब अपने घर से दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बीरबल एक अत्यंत गरीब फटेहाल किसान के भेष में वजीर के दरवाजे पर पहुंचे। किसान बीरबल ने वजीर से कहा, वजीर साहब, मैं बहुत गरीब हूं, पर मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए केवल 1 घंटे का वक्त चाहिए। क्या आप मुझे अपने वक्त का 1 घंटा बेच सकते हैं? वजीर को क्रोध आया, तुम पागल हो गए हो। वक्त बेचा नहीं जाता। भागो यहां से, वरना मैं तुम्हें सिपाही के हवाले कर दूंगा। किसान बीरबल ने रोते हुए कहा, प्लीज वजीर साहब, मैं इसके बदले में आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुझे यह वक्त आज ही चाहिए। 100 सोने के सिक्के। वजीर लालच में आ गया। वजीर ने सोचा, वैसे भी मैं दरबार में केवल गपशप और चापलूसी में ही समय बर्बाद करता हूं। 1 घंटा बैठने के बदले 100 सोने के सिक्के, यह तो मूर्खतापूर्ण सौदा है। वजीर ने लोभ से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना 1 घंटा बेचता हूं, पर तुम इस 1 घंटे का क्या करोगे? किसान बीरबल ने कहा, मैं इस 1 घंटे को अपने ही घर में बैठकर आराम करने में खर्च करूंगा। वजीर को लगा कि उसने एक मूर्ख को मूर्ख बनाकर बड़ा लाभ कमा लिया। उसने बीरबल को एक लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके दिया कि वह आज का 1 घंटा किसान को बेचता है। वजीर 1 घंटे देर से दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, वजीर, तुम आज देर से क्यों आए? वक्त की बर्बादी क्यों की? वजीर ने हंसते हुए सारी कहानी सुनाई और गर्व से 100 सोने के सिक्के दिखाए। वजीर ने कहा, जहांपनाह, मैंने आज ही सिद्ध कर दिया कि वक्त खरीदा जा सकता है। मैंने अपने 1 घंटे के बैठने का वक्त 100 सोने के सिक्कों में बेच दिया। यह तो वक्त की खरीदी ही हुई। बीरबल अब अपने असली रूप में ने कहा, नहीं वजीर साहब, आपने वक्त नहीं बेचा। आपने केवल अपनी आज की क्रिया बैठना बेची है। यदि आपका यह वक्त सचमुच बिक जाता तो आपके जीवन से वह 1 घंटा हमेशा के लिए गायब हो जाता। पर वह घंटा तो फिर भी बीता। आपने उस घंटे को बैठकर बर्बाद करने के बजाय सोने के सिक्के कमाकर बर्बाद किया। आपने केवल बर्बाद करने का तरीका बदला। बीरबल ने वजीर के हस्ताक्षर वाला कागज दिखाया, और देखिए, आपने यह वक्त केवल आज के लिए बेचा। आप कल का वक्त नहीं बेच सकते, क्योंकि कल का वक्त तो अभी आया ही नहीं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, तुमने सिद्ध किया कि हम आज के वक्त को केवल क्रिया में बदल सकते हैं, पर उसे भविष्य के लिए बेच नहीं सकते। दूसरा दिन, बीता वक्त और गलती।
दूसरे दिन बीरबल ने अकबर की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया, अतीत की गलतियों पर पछताना। बीरबल ने दरबार में एक अत्यंत दुखी और परेशान आदमी को पेश किया। उस आदमी ने अकबर से कहा कि उसने एक बड़ा व्यापारिक नुकसान उठाया है और अब वह कंगाल हो गया है। अकबर भावुक हो गए और उन्होंने उस आदमी को बहुत सारा धन दिया। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, इस आदमी को धन नहीं चाहिए, इसे कुछ और चाहिए। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल ने उस आदमी से कहा, सच बताओ, तुम अकबर बादशाह से क्या मांगते हो? आदमी ने कहा, महाराज, मैं आपसे धन नहीं, बल्कि एक दिन का बीता हुआ वक्त मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वह वक्त लौटा दें जब मैंने अपनी पत्नी की सलाह नहीं मानी थी। यदि मुझे वह एक दिन वापस मिल जाए तो मैं वह गलती नहीं करूंगा और मेरा सारा धन बच जाएगा। महाराज अकबर स्तब्ध रह गए। अकबर ने कहा, यह असंभव है। मैं तुम्हें दुनिया का सारा धन दे सकता हूं, पर बीता हुआ वक्त वापस नहीं दे सकता। बीरबल ने अकबर से कहा, यही अनमोल वक्त का दूसरा सच है, जहांपनाह, हमारा धन भविष्य खरीद सकता है, पर वह बीते हुए वक्त की एक मिनट भी वापस नहीं ला सकता। यदि वक्त को खरीदा जा सकता तो यह आदमी आज यहां धन नहीं मांगता, बल्कि बीता हुआ वक्त मांगता। अकबर को अपने बचपन की एक गलती याद आ गई, जिस पर उन्हें आज भी पछतावा होता था। उन्होंने उदास होकर कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। बीता हुआ वक्त अनमोल है, क्योंकि वह त्रुटियों को ठीक करने का अवसर छीन लेता है। तीसरा दिन, आने वाला वक्त का सौदा। तीसरे दिन बीरबल ने वक्त के तीसरे पहलू, भविष्य, को चुनौती दी। बीरबल ने दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान व्यापारी को बुलाया। व्यापारी से कहा गया कि वह बीरबल के साथ एक सौदा करे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। इसके बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कल का एक दिन बेच दो, यानी कल के दिन तुम पूरी तरह से मेरी संपत्ति बन जाओगे। तुम कल अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे, क्योंकि कल का वक्त मेरा है। व्यापारी ने यह सुनकर साफ मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, मैं 10,000 सोने के सिक्कों के बदले में 1 घंटे का, आज का वक्त बेच सकता हूं, पर मैं कल का वक्त नहीं बेच सकता। कल का वक्त तो अभी आया ही नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी के भविष्य को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह तीसरा सच है। व्यापारी ने आज का 1 घंटा बेच दिया, पर कल का 1 दिन नहीं बेचा, क्योंकि आज केवल एक क्षण है जिसे आप क्रिया में बदल सकते हैं, पर कल एक आशा है, एक अवसर है। कोई भी व्यक्ति अपनी आशा और अवसर को धन के बदले में नहीं बेच सकता। यदि कल का वक्त बेचा जा सकता तो दुनिया में कोई भविष्य की योजना ही नहीं बनाता। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि वक्त को न खरीदा जा सकता है, न वापस लाया जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है। इन 3 दिनों में बीरबल ने तर्क और हास्य के माध्यम से वक्त के 3 आयामों को छुआ। आज का वक्त केवल क्रिया में बदला जा सकता है, पर बेचा नहीं जा सकता। बीता वक्त अमूल्य है, क्योंकि यह गलतियों को सुधारने का अवसर छीन लेता है। आने वाला वक्त एक आशा और अवसर है, जिसे कोई भी धन के बदले नहीं बेचेगा। अब बीरबल को अगले 4 दिनों में यह साबित करना है कि वक्त को बर्बाद नहीं किया जा सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं बीरबल और अनमोल वक्त का भाग 2 लिखना जारी रखूं, जिसमें बीरबल अकबर के जीवन से वक्त की बर्बादी को पूरी तरह से हटाकर यह सिद्ध करेंगे कि वक्त को बर्बाद करना भी एक क्रिया है। वजीर का नया सिद्धांत, छल की श्रेष्ठता। मुगल दरबार फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का राज था, जो न्याय और सच्चाई के प्रतीक थे। लेकिन दरबार में हमेशा की तरह छल और ईर्ष्या का वास भी था, जिसका प्रतिनिधित्व वजीर कासिम अली करते थे। वजीर कासिम अली, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, इन दिनों एक नए और खतरनाक विचार से ग्रस्त थे। उनका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी केवल मूर्खों के लिए होती है, और शासन तथा व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए छल, धोखाधड़ी सबसे शक्तिशाली औजार है। एक दिन दरबार में एक जटिल व्यापारिक विवाद आया। विवाद में एक व्यापारी ने दूसरे को छल से भारी नुकसान पहुंचाया था। वजीर कासिम अली ने अकबर के सामने तर्क दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने छल का उपयोग करके सफलता प्राप्त की है। हमें छल की निंदा करने के बजाय
उसकी कला को समझना चाहिए। छल तो एक तेज हथियार है जो कमजोर को पीछे छोड़कर तेज तर्रार को आगे बढ़ाता है। वजीर ने आगे कहा, मैं तो यह मानता हूं कि हर चीज का एक दाम होता है, धन का दाम, समय का दाम। तो छल का भी एक दाम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि छल का दाम सच्चाई के दाम से बहुत अधिक है। अकबर ने वजीर के इस तर्क को सुनकर गहरा विचार किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, वजीर कह रहे हैं कि छल का दाम सच्चाई से अधिक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या छल की कीमत लगाई जा सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वजीर साहब सही कह रहे हैं। छल का एक दाम जरूर होता है, पर यह दाम इतना भारी होता है कि कोई भी उसे चुकाना नहीं चाहता। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि छल का दाम हमेशा सबसे बड़ी बर्बादी होता है। अकबर ने तुरंत चुनौती दी, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि छल का दाम हमेशा शून्य होता है, जबकि सच्चाई का दाम अनमोल है। यदि तुम असफल रहे तो मैं वजीर के सिद्धांत को मान लूंगा और उसे दरबार में विशेष सम्मान दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की, मुझे मंजूर है जहांपनाह। मैं 7 दिन में छल का दाम दरबार में पेश करूंगा। पहली चाल, छल का अदृश्य लाभ। बीरबल ने अपनी पहली चाल सीधे वजीर कासिम अली पर चली, ताकि उन्हें छल के लाभ के भ्रम में फंसाया जा सके। पहले दिन बीरबल ने वजीर को अकेले में बुलाया और उन्हें एक छोटी सी चमकीली लकड़ी की छड़ी दी। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, वजीर साहब, मैं यह छड़ी आपको भेंट कर रहा हूं। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। जब आप दरबार में हों और आप किसी को छल से फंसाने की योजना बना रहे हों, तो यह छड़ी आपको एक विशेष शक्ति देगी। वजीर की आंखें चमक उठीं, कैसी शक्ति? बीरबल ने कहा, यह छड़ी आपको एक अदृश्य लाभ देगी। जब आप किसी पर छल करेंगे तो छड़ी के माध्यम से एक गुप्त लाभ सीधे आपके खजाने में पहुंच जाएगा। यह लाभ केवल आपको ही पता चलेगा, किसी और को नहीं। वजीर, जो छल को शक्ति मानते थे, तुरंत इस बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने सोचा, यह बीरबल की मूर्खता है, वह खुद मुझे छल करने का मौका दे रहा है। वजीर का छल लाभ। अगले दिन दरबार में एक किसान आया जिसने शिकायत की कि एक जमींदार ने उसे धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली है। वजीर ने तुरंत उस किसान को ही झूठा करार दिया और जमींदार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में स्पष्ट छल था। वजीर ने फैसला सुनाते हुए अपनी जादुई छड़ी को थपथपाया और मन ही मन सोचा कि छल का गुप्त लाभ उसके खजाने में पहुंच गया है। बीरबल ने तुरंत दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, वजीर साहब ने अभी अभी छल का उपयोग किया है और उन्हें अदृश्य लाभ मिला है। वजीर ने गर्व से कहा, हाँ बीरबल, मैंने छल किया है और मुझे इसका लाभ मिला है। बीरबल ने कहा, ठीक है वजीर साहब, अब आप पूरे दरबार को बताइए कि वह लाभ कितना है। आप उसका दाम बताइए। वजीर फंस गया। वह अदृश्य लाभ का दाम कैसे बता सकता था, जबकि वह लाभ केवल उसकी कल्पना में था। वजीर ने हकलाते हुए कहा, वह लाभ बहुत अधिक है, वह तो लाखों सिक्कों के बराबर है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही छल का दाम का पहला सच है। छल का लाभ हमेशा अदृश्य होता है और उसका दाम हमेशा झूठा होता है। वजीर साहब एक ऐसे लाभ का दाम बता रहे हैं जो केवल उनके झूठ में मौजूद है। छल का दाम हमेशा अस्तित्वहीन चीजों पर आधारित होता है। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, छल का दाम झूठ पर आधारित होता है। दूसरी चाल, सच्चाई का तुच्छ दाम। बीरबल ने अब सच्चाई का दाम दिखाने के लिए एक विपरीत चाल चली। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा, गंदा, मिट्टी से सना हुआ रुमाल लेकर आए। बीरबल ने रुमाल को दिखाया और घोषणा की, जहांपनाह, इस रुमाल का दाम 5000 सोने के सिक्के है। यह रुमाल एक ऐसी सच्चाई का प्रतीक है जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। वजीर और सभी दरबारी हंसने लगे। एक गंदे रुमाल का 5000 सोने का सिक्का। वजीर ने उपहास किया, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। इस रुमाल में ऐसी कौन सी सच्चाई है
जिसका इतना दाम है। बीरबल ने कहा, ठीक है वजीर साहब, यदि आपको लगता है कि इस रुमाल का दाम इतना नहीं है तो मैं आपको इसे 5,000 सोने के सिक्कों में बेचता हूं, आप इसे खरीद लीजिए। वजीर ने मना कर दिया, मैं इस गंदी चीज पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगा। बीरबल ने तब उस रुमाल के पीछे की कहानी बताई। जहां पनाह, यह रुमाल एक गरीब किसान का है। इस किसान ने एक बार अनजाने में दरबार के गुप्त दस्तावेजों की एक चोरी होते हुए देखी थी। चोरों ने किसान को उस चोरी के बारे में चुप रहने के लिए 10,000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी। किसान ने मना कर दिया। चोरों ने उसे धमकाया और कहा कि वे उसके परिवार को मार देंगे। किसान तब भी नहीं डरा। यह किसान, जिसने अपनी जान और 10,000 सोने के सिक्कों को दांव पर लगाया, केवल सच बोलने पर अड़ा रहा। जब चोरों ने उसे पीटा तो यह रुमाल ही उसके चेहरे पर लगा था। बीरबल ने रुमाल को ऊपर उठाया। इस रुमाल का दाम 5,000 सिक्के नहीं है जहांपनाह, इसका दाम है उस किसान की ईमानदारी। यह रुमाल हमें बताता है कि सच्चाई का दाम भले ही भौतिक रूप से कम हो, केवल एक रुमाल, पर उसका नैतिक मूल्य हमेशा सबसे अधिक होता है। किसान ने छल को 10,000 सोने के सिक्के में नहीं बेचा, उसने सच्चाई को एक रुमाल की कीमत पर बचा लिया। इसलिए सच्चाई का दाम हमेशा छल के दाम से अधिक होता है, क्योंकि छल का दाम तो केवल भ्रम है, पर सच्चाई का दाम एक मानवीय मूल्य है। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत खूब बीरबल, छल का दाम एक नकली नोट है, जबकि सच्चाई का दाम असली संपत्ति है। तीसरी चाल, छल का निवेश और विनाश। बीरबल ने अपनी तीसरी और अंतिम चाल चली। उन्होंने वजीर को छल को एक निवेश के रूप में देखने पर मजबूर किया। बीरबल ने वजीर से कहा, वजीर साहब, आप छल को निवेश मानते हैं, मैं आपको एक मौका देता हूं। आप अपनी सारी जमा पूंजी ले आइए और उसे एक ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो आपको छल से दुगुना लाभ देने का वादा करे। वजीर लालच में आ गया। उसने अपनी सारी संपत्ति एक व्यापारी को दी, जिसने उसे एक जादुई तेल का व्यापार करने का वादा किया, जिससे रातों रात धन दोगुना हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, वजीर साहब, यह तेल आपको छल से लाभ देगा, यह तेल आपको सब कुछ दोगुना करके देगा। दरअसल बीरबल ने उस व्यापारी को भेजा था जो वजीर की लालच की सीमा को जानता था। छल का प्रदर्शन। 2 दिन बाद वजीर उस व्यापारी को दरबार में लेकर आए। वजीर ने कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने मेरे पैसे को दोगुना कर दिया है। छल का निवेश सफल रहा। व्यापारी ने एक बड़ा बक्सा खोला जिसमें वजीर के दोगुने पैसे थे। वजीर खुश थे। तभी बीरबल ने एक नाटक किया। बीरबल ने कहा, रुको, मैंने अभी अभी सुना है कि इस व्यापारी ने वजीर साहब को जो तेल बेचा था वह दरअसल जहर था, और यह तेल वजीर साहब को धीरे धीरे मारेगा यदि वह इसका विषनाशक नहीं लेते हैं। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वजीर कासिम अली डर से कांपने लगे। बीरबल ने कहा, व्यापारी, यदि यह सच है तो वजीर साहब की जान बचाने के लिए वह विषनाशक कहाँ है? व्यापारी ने कहा, विषनाशक केवल एक ही चीज है, वजीर साहब की सारी संपत्ति। वजीर कासिम अली के सामने अब 2 विकल्प थे, छल से कमाए हुए दोगुने पैसे रखना और धीरे धीरे मरना, सारे पैसे वापस देकर अपनी जान बचाना। वजीर ने तुरंत पैसे व्यापारी को वापस दिए और अपनी जान बचाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही छल का दाम का अंतिम सत्य है। वजीर साहब ने छल में निवेश किया, उन्हें लाभ भी हुआ, पर उस लाभ के साथ ही विनाश का डर भी आया। छल का दाम हमेशा दोहरी कीमत होता है। एक कीमत वह जो आप प्राप्त करते हैं, और दूसरी कीमत वह जो आप डर और बेचैनी के रूप में चुकाते हैं। जब वजीर ने पैसा वापस दिया तो उन्होंने सिद्ध किया कि जान की कीमत, जो सच्चाई का प्रतीक है, छल से कमाए गए धन की कीमत से कहीं अधिक है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, छल का दाम हमेशा आत्मविनाश होता है। अंतिम सबक। अकबर ने वजीर कासिम अली को बुलाया। अकबर ने कहा, वजीर, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि छल का दाम हमेशा शून्य होता है, क्योंकि छल से प्राप्त होने वाला लाभ हमेशा झूठ, डर और आत्मविनाश पर आधारित होता है, जबकि सच्चाई का दाम हमेशा अनमोल होता है, क्योंकि वह मानवीय मूल्य,
साहस और प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। वजीर कासिम अली ने अपना घमंड त्याग दिया और बीरबल के चरणों में गिरकर माफी मांगी। वजीर ने कहा, महाराज, बीरबल ने मुझे केवल एक सबक नहीं दिया, उन्होंने मेरा जीवन बचा लिया। मैंने लालच में आकर छल को अपनी शक्ति मान लिया था। मैं स्वीकार करता हूं कि सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सिद्ध कर दिया कि छल का दाम हमेशा धोखा, झूठ और डर होता है, जिसका अंतिम परिणाम केवल बर्बादी है। यह कहानी का पहला भाग है, जिसमें हमने वजीर के सिद्धांत, बीरबल की 3 निर्णायक